नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई से संबंधित अपना पर्सनल नोट्स आपसे साझा करता हूँ ताकि मेरे साथ साथ आपके भी दरोगा जी के वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो। तो आइए चलते हैं और साथ में पढ़ते हैं, मज़ा आएगा। आइए, हमने पिछले वीडियो में अध्याय 5 तक पढ़ लिया है, अध्याय 6 इसमें है। इसमें धारा 121 से 130 तक किया गया है। राज्य के विरुद्ध अपराध, इसमें विषय है राज्य मतलब सरकार। धारा 121 क्या है? भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना या प्रयास करना या दुष्प्रेरण यानी शामिल होना यानी करना, ऐसा 121 कहता है। दंड देता है क्या? मृत्युदंड या आजीवन कारावास तथा जुर्माना। जैसे तख्ता पलट करना, भारतीय भूमि पर कब्जा, प्रशासन बदलना युद्ध के श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 121 ए। 121 ए जो है ना, धारा 121 में परिभाषित अपराध की साजिश करने पर दंड का प्रावधान है। क्या? आजीवन कारावास है इसमें, प्लस 10 वर्ष की सज़ा है और जुर्माना। साजिश में शामिल होने पर दंड दिया जाएगा। इसमें कुछ अपवाद है। क्या? इसमें साजिश रचना भी अपराध है, चाहे कुछ हुआ हो या नहीं हुआ। पिछले अपराध में हमने देखा, दुष्प्रेरण में आपने एक रूम में बंद करके अगर कोई षड्यंत्र किया और कुछ काम नहीं किया, उस पर कैंसिल हो गया प्लान, तो अपराध नहीं था। लेकिन यहाँ पे आप चाहे कुछ करिए या ना करिए, आप साजिश रच रहे हैं, कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, फिर भी आपको क्या होगा? अपराधी माना जाएगा। धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के इरादे से हथियार इकट्ठा कर रहा है। यानी भारत सरकार से क्या कर रहे हैं? युद्ध करने के लिए हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसमें 122 धारा एक्टिव होगा। इसमें दंड क्या है? आजीवन कारावास, 10 वर्ष की सज़ा या जुर्माना। जो मुख्य आरोपी होंगे, हथियार बनाने वाले, इकट्ठा करने वाले, ठेकेदार जिसके घर पर इकट्ठा होंगे, उन्हें आजीवन कारावास होगा, पक्का है। ठीक है, जिन्हें स्पष्ट नहीं था कि मेरा यह काम हथियार इकट्ठा कर सरकार के विरुद्ध युद्ध होने वाली है, फिर भी उस षड्यंत्र में शामिल थे, तो 10 वर्ष की सज़ा। मतलब जिन्हें ये बताया नहीं गया था ये काम, ये हथियार इकट्ठा करना किस काम के लिए हो रहा है, जो अनजान थे मुख्य क्राइम से, उनको 10 वर्ष की सज़ा होगी। धारा 123 इसमें क्या है? ऐसी सूचना को छिपाना जो राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने से संबंधित हो। यानी कि ऐसी सूचना जो कोई राज्य के प्रति युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है, आपको ऐसी सूचना है, आप छिपा रहे हैं, तो क्या है? धारा 123 के तहत अपराध है, दंड है, 10 वर्ष की कारावास है। यानी कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है, सरकार के विरुद्ध कोई युद्ध छेड़ता है, तो आपको क्या करना है? छिपाना नहीं उसे। धारा 124 राष्ट्रपति या गवर्नर पर हमला मौजूदा ड्यूटी से भागने के लिए। राष्ट्रपति या गवर्नर पर हमला मौजूदा ड्यूटी से भागने के लिए, आप ड्यूटी पे हैं, आप राष्ट्रपति या गवर्नर पर हमला कर देते हैं ताकि छुट्टी मिल जाए भागने के लिए, तो क्या करते हैं? 7 वर्ष की सज़ा है इसमें, धारा 124। अब देखिए, बड़ा पॉपुलर धारा है, धारा 124 ए। कन्हैया कुमार जो हैं बिहार के, हमको पता बहुत कन्हैया कुमार जो आपको पता JNU में पढ़े हैं, वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन पे यही आरोप लगा 124 ए, यानी कि राजद्रोह, यानी कि सेडिशन। ठीक है, इसे 1870 में जोड़ा गया। इसमें क्या है? लिखित यानी कुछ लिखकर, मौखिक यानी कुछ बोलकर, शब्दों के द्वारा तथा चिन्ह यानी कुछ चिन्ह के द्वारा बनाकर, या दृश्य कोई चित्र या कार्टून बनाकर के द्वारा भारत सरकार के खिलाफ क्या? गलत भावनाएं उकसाने का प्रयास करने पर क्या लगता है? राजद्रोह। लेकिन हम आपको बता दें कि कन्हैया कुमार पे यही लगा था, लेकिन ये साबित नहीं हुआ, इसलिए इनको क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। दंड, इसमें दंड क्या है? आजीवन कारावास हो सकता है तथा जुर्माना, 3 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। इसमें महत्वपूर्ण नोट्स है, देखिए,
सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने पर राजद्रोह नहीं लगता, लेकिन यदि भाषण के समय हिंसा हो गई तो राजद्रोह के तहत आता है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि भारत सरकार का कोई भी कानून भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को या उसके किसी भाग को रद्द कर सकता है। जैसा कि हम यहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर भारत सरकार का कोई भी कानून भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है तो क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है या उसके किसी भाग को रद्द कर सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रामानंद वर्सेज यूपी राज्य 1959 केस में क्या हुआ था, आइए देखते हैं। इसमें हुआ ये था कि रामानंद जी पर भाषणों की वजह से राजद्रोह लग जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस आरोप को खारिज करते हुए धारा 124A को मूल अधिकारों का हनन करने वाला बताते हैं। ठीक। बिहार के बेगूसराय केस आया, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य। इसमें 1962 में सुप्रीम कोर्ट में आया, जस्टिस भुवनेश्वर के पास क्या था। 1953 में केदारनाथ सिंह फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। ये अपने गांव में भाषण देते हुए सीआईडी को सरकार का कुत्ता, कांग्रेस नेताओं को गुंडा आदि बातें सरकार के खिलाफ बोलते हैं। इसीलिए इन पर राजद्रोह का केस चलाया जाता है। ट्रायल कोर्ट सजा देती है। मामला पटना हाई कोर्ट में आता है, यहाँ भी सजा बरकरार रहती है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। 5 सदस्यीय बेंच गठित होती है। इस बेंच के सामने 2 प्रश्न थे। क्या धारा 124 से अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन करता है? दूसरा, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विदेशी संबंध बढ़ाने के लिए कारण बताकर यानी प्रतिबंध लगाने का जो कानून है, क्या वो मूल अधिकारों का हनन करता है? यही सब चल रहा था उथल पुथल। और फिर आगे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124A को बनाए रखा। निचली अदालतों को आदेश दिया कि जब कभी भी आपके पास राजद्रोह का मुकदमा आएगा, ठीक है, तब आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1962 में केदारनाथ सिंह केस में दिए गए फैसले का अनुसरण करेंगे। यानी कि ऐसे कोई फैसला नहीं कर देंगे जो हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। जो 1962 में केदारनाथ सिंह के केस में जो फैसला हुआ उसको ध्यान में रख कर ही किसी पे राजद्रोह को साबित करेंगे। जब तक किसी व्यक्ति के भाषणों से हिंसा या कानून व्यवस्था खराब होने की संभावना ना हो, या सरकार की सत्ता पलटने या सरकार से युद्ध छेड़ने की बात ना हो, तब तक उसे राजद्रोह का दोषी नहीं माना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने केदार के भाषणों से न किसी प्रकार की हिंसा होती दे और न ही कानून व्यवस्था बिगड़ी, अतः केदारनाथ को बरी कर दिया। ठीक है। धारा 125, यदि किसी एशियाई शक्ति जो भारत का मित्र हो से युद्ध छेड़ना चाहते हो तो दंड मिलेगा। धारा 125 क्या कहता है? जैसे हमारे कोई पड़ोसी मित्र है, कोई एशियाई मित्र है, आप उस देश से भी युद्ध छेड़ना चाहते हैं तो भी आपको दंड मिलेगा। दंड क्या? आजीवन कारावास या 7 वर्ष की सजा, जुर्माना भी होगा। जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आप कोई युद्ध छेड़ते हैं तब। धारा 126 का कहता है, ऐसी किसी देश में लूटपाट करना या तैयारी करना आदि करना जिसके साथ भारत का शांति समझौता है, जैसे नेपाल हुआ, तो 7 वर्ष की सजा, जुर्माना और लूटे सामान को जब्त करेगी सरकार। आगे धारा 128, किसी कैदी को यानी राज्य का युद्ध कैदी मर्जी से भागने देने या पैसा लेकर भागने में मदद करने पर उस धारा का था आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा। इसमें
धारा 129 क्या कहता है? अपनी लापरवाही से कैदी को भगाने देना या मदद करना, भागने देना या मदद करना। कोई मान लीजिए कर्मचारी है तो किसी अपनी लापरवाही से कैदी को भागने देता है, मदद करता है, 3 वर्ष की सज़ा है। अब धारा 130 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति जो कैदी को भागने में मदद करता है या अपने यहाँ शरण देता है या कैदी को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाने में मदद करता है, उसको आजीवन कारावास हो गया 10 वर्ष की सज़ा हो, दोनों में से एक। नोट क्या है? धारा 128 यानी कि ये, धारा 129 यानी कि ये पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जबकि धारा 130 किसी भी व्यक्ति के पर लागू होता है। यानी कि 130 में क्या किसी भी व्यक्ति जनता पर लागू होता है कि आप किसी अपराधी को शरण देते हैं जो पुलिस कस्टडी से भागा है, जेल से भागा है, तो आपको मिलेगा। और ये 129 क्या है? पुलिसकर्मी जो जेलर वेलर होते हैं उनसे लापरवाही के विषय में है, और ये भी जो राज्य के कर्मचारी हैं उनसे संबंधित है। ओके दोस्तों, फिर आगे की वीडियो हम देखेंगे, आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे, आगे नोट्स हम साझा करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे आगे की वीडियो हम अध्याय 7 से शुरू करेंगे और इसको पूरा ख़त्म करेंगे। जान लीजिए धारा अध्याय 23 तक 511 पूरी धाराओं को देखा जाएगा अच्छे से, जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जो भी मैंने नोट्स खुद बनाए हैं पढ़कर यूट्यूब के आधार पे, और जो चीज़ें अपना कोर्स आ रहा है उसके आधार पे मैंने इसे तैयार किया है। ओके, पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।